अब चाय की चुस्की के साथ अखबार नहीं, खबरों का भंडार डाउनलोड करें एबीटी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर से। सभी को राम राम, जय श्री राम। मैं किशोर तिवारी और मैं लाइव आया हूँ कि पॉपुलेशन कंट्रोल का काम चल रहा है और अपनी जान की सुरक्षा अपने हाथ में ही रखें। कोरोना भयानक रूप ले रहा है धीरे धीरे। किशोर तिवारी वाराणसी में रोटी बैंक चलाते थे। उनका काम हर गरीब और असहाय लोगों का पेट भरना था, चाहे कोरोना से पहले हो या उसके बाद। उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इस कोरोना संक्रमण से वो जंग नहीं जीत पाए और उन्होंने दुनिया छोड़ दिया। नदी किनारे ये घाट और घाटों पे जलते ये लाश कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण की निशानी है। लाशों का यह रेला उस चुनाव के मेले पर फीका पड़ जाता है। शायद ये चीखें उनके कानों तक नहीं पहुंचती। ये लखनऊ का पूरा गुलाला घाट है और आप देख सकते हैं ये जो है पूरी तरह से चिताओं से लगभग पट चुका है। लाशों की संख्या है वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अब उन्हें घाटों पर जगह नहीं मिली तो उन्हें यहाँ बने एक पार्क में जलाया जा रहा है। और आप संख्या देखिए इनकी। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश की जो दो कहानियां बताने जा रहा हूं वो बहुत दर्दनाक है और खौफनाक है। एक अन्नदाता और एक देश का भविष्य, जिनको सुविधाएं ना मिली और वो दुनिया छोड़ चले। एक बीएचयू का छात्र था, शोध का छात्र था, रिसर्च कर रहा था, पीएचडी था, देश का भविष्य था, लेकिन वो हॉस्पिटल के बाहर तड़पता रह गया और उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट नहीं किया गया, उसको बेड नहीं दिया गया और उसने अपनी जान गंवा दी। साक्षी सिंह, प्रांत मंत्री काशी प्रांत, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की छात्रा हूँ। आज किस तरीके का आप लोगों ने यहाँ पे जैसा कि आप सबके संज्ञान में होगा, कल हमारा एक साथी फिजिक्स डिपार्टमेंट का रिसर्च स्कॉलर जिसकी मृत्यु हो गई, जो मृत्यु हुई उसको वेंटिलेटर नहीं दिया गया। एमएस से हर प्रकार का संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन एमएस ने कहीं फोन पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। जो स्थिति उस छात्र की, उसकी जवाबदेही के लिए आज हम एमएस से मिलने आए थे, जिसमें एमएस ने मिलने से आनाकानी की। एमएस पूरे के पूरे अस्पताल प्रशासन में दलाली का काम फैला रहे हैं और किसी भी प्रकार की, जबकि हमारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय का सर सुंदरलाल अस्पताल एम्स का तृतीय दर्जा प्राप्त अस्पताल है, लेकिन यहाँ एम्स से संबंधित किसी भी प्रकार की एक छोटी से छोटी सुविधा भी नहीं दी जाती उसके विरोध में। और आज हम एमएस के इस लापरवाही से लिए उनका इस्तीफा मांगने के लिए आज हम सभी छात्र अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के यहाँ इकट्ठे हुए थे और उनसे इस्तीफा की मांग कर रहे थे। शोधित छात्र के बारे में हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि उनकी सीरियस कंडीशन है और जो उनके चीफ हैं उन्होंने मुझको भी फ़ोन करके कहा था कि उसका शरीर भी नीला पड़ गया है और तत्काल उसको सहायता की ज़रूरत है। उन्होंने कहा था तुरंत उसको, यही पूछा कि उसके कोविड की जांच हुई है या नहीं हुई है, तो बताया गया कि कोविड की जांच अभी नहीं हुई है। उन्होंने कहा तत्काल एमरजेंसी में भेजा। एमरजेंसी में भेज के उसका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया गया, वो भी कोविड पॉजिटिव निकला था। और उसी में ये रहा कि पेशेंट की क्योंकि हालत सीरियस थी तो उसको तत्काल कोविड की फैसिलिटी में एडमिट करना ज़रूरी था। यही उसको मैसेज दिया गया कि इनको तत्काल कोविड में भेजा जाए। कोई मैसेज नहीं दिया गया। फोन करने पर आपका फोन रिसीव नहीं होता है सर, इसके लिए आप क्या कहेंगे? एक मिनट नॉन स्टॉप फोन बजते हैं। मैं पत्रकार हूँ, आपके यहाँ पे फोन करते हैं मगर फोन आपका रिसीव नहीं होता है, क्यों नहीं होता? इसके बारे में बताइए। नॉन स्टॉप फोन बजते हैं, इसलिए कुछ फोन जरूर मिस होते हैं। तो बताइए, किसी को इमरजेंसी पड़ जाए, हम ही को इमरजेंसी आपसे बात करना है तो आपसे बात करने के लिए तैयार थे, मगर आपका एकदम। अस्पतालों में डर की भीड़ है और अनचाही मौत है। जी हाँ, अभी एक शोध के छात्र की कहानी तो मैंने आपको बताई, एक कहानी और सुन लीजिए। ये व्यक्ति था अन्नदाता, जी हाँ, जो गरीबों का पेट भरता था,
जो रोटी बैंक चलाता था बनारस के अंदर, और जो गरीब थे, जो भूखे थे, वो भूख से ना मरे, उन तक खाना पहुंचाता था, वो व्यक्ति भी कोरोना संक्रमित हो गया और उसने अपने प्राण गंवा दिए। दर्द की दास्तां यहीं खत्म नहीं होती। अब चलते हैं जरा लखनऊ और बात करते हैं उस न्याय देने वाले की। जी हाँ, न्यायदाता यानी जज, पूर्व जज कोरोना संक्रमित हुए। उनकी 65 वर्षीय पत्नी भी कोरोना संक्रमित हुई। उन्होंने चाहा कि एम्बुलेंस मिल जाए और वो हॉस्पिटल चले जाए, लेकिन उन्हें ना एम्बुलेंस मिला, ना हॉस्पिटल मिला, ना बेड मिला, और अंततः उनकी पत्नी ने अपनी जान गंवा दी। और जब जान गंवा दी तो बैकुंठ धाम जाने के लिए उनको गाड़ी तक नसीब नहीं हुई। पिछले 24 घंटे में देश में 2 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमण के केस आए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि करीब 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। बात हम गाजीपुर की करें तो गाजीपुर में भी मौत का आंकड़ा 100 के पार है। पूर्वांचल की स्थिति बेहद दयनीय है और लखनऊ का हाल तो पूछिए ही मत। अब इस कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बस आप इतना ही करिए, कोशिश करिए कि घर में रहें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, गर्म पानी का प्रयोग करें, मास्क का प्रयोग करें, और एक काम तो बिल्कुल ना करें, चुनावी रैलियों में ना जाएं, क्योंकि वहां भीड़ बहुत होती है। इतना समझ लें कि कोरोना संक्रमण बहुत गंभीर है और इसमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना जरूरी है। बाजार में आप सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर पाएंगे और ना ही चुनावी रैलियों में कर पाएंगे। तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा समय घर में बिताएं और कम से कम समय घर से बाहर निकलें, और जब बाहर निकले भी तो सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करें। अपने आप को आप सुरक्षित रखें। कोई समझे या ना समझे, आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आपका जीवन अनमोल है। गाजीपुर में तो कोरोना की स्थिति ऐसी देखने को मिली है कि यहाँ के उच्च अधिकारी भी कोरोना संक्रमित हो गए। उच्च अधिकारी तो कोरोना संक्रमित हुए ही, साथ ही साथ सरकारी जिला अस्पताल में जो कोरोना टेस्ट करने वाले कर्मचारी हैं वो भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। तो ऐसे में स्थिति और दयनीय हो गई है। ये गाजीपुर का जिला सदर अस्पताल है, जहां अब कोरोना के मरीजों की लाइन लग रही है। लोग सुबह 6 बजे से लाइन लगाकर कोरोना की जांच करवाने पहुंच रहे हैं, लेकिन काउंटर पर कोई भी कर्मचारी नजर नहीं आ रहा है। तो आप लोग बार बार टहल रहे हो, आप लोग भी यहाँ से चले जाओ, आलू ना दिखा रहे हो जब सा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कोरोना की जांच करवाने के लिए किस तरह से भीड़ लगी हुई है और वहां से कर्मचारी नदारत हैं। कोरोना की जांच करवाने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है, लेकिन काउंटर पे कोई मौजूद नहीं है। लोग भीड़ लगाकर वैसे ही खड़े हैं। किसी को लक्षण है तो वो जांच करवाने आया है, किसी को सफर करना है, अपनी नौकरी पे वापस जाना है तो वो भी जांच करवाने आया है। इन सबको अगर हम अनदेखा भी कर दें तो जरा उनके बारे में सोचिए जिनको कोरोना वॉरियर्स कहा जाता है, यानी वो लोग जो कोरोना काल में आम जनमानस की मदद करते थे बिना अपने जान की परवाह किए हुए। डॉक्टर, पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी, समाजसेवी, ऐसे तमाम लोग थे। लेकिन इसमें से खबरें तो ऐसी भी आ रही हैं कि कुछ ऐसे पुलिसकर्मी या अन्य समाजसेवी हैं जिनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। कोरोना संक्रमण के बीच बंगाल में विधानसभा का चुनाव होना या उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होना कितना सही है? हमने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को भी आगाह किया है कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें और किसी भी प्रकार का कोई सिम्टम्स आने पर तत्काल कोविड की जांच कराएं। और कई अधिकारी और कर्मचारी भी कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, हमने उनको रिप्लेस किया हुआ है। कल से जनपद में कुल 17 स्थानों पर पंचायत निर्वाचन का नामांकन कार्य प्रारंभ हो रहा है। हमने प्रयास ये किया है कि हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों को कोई परेशानी नहीं आए। लोगों से भी मैं अपील कर रहा हूं, जो नामांकन करने वाले कैंडिडेट्स भी आ रहे हैं, लगातार हमारी लोगों से बातचीत चल रही है, मैं उनसे भी अपील कर रहा हूं कि अनावश्यक के ना आए। जो उम्मीदवार है या उनका जो प्रस्तावक है वही केवल ले आए, अन्यथा और बाकी लोगों को लेकर के ना आए। नहीं तो न केवल उन्हें परेशानी होगी बल्कि वो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ और भी लोगों को परेशानी होगी और इसका खमियाजा सभी को भुगतना पड़ेगा। बंगाल चुनाव में जहां हजारों की भीड़ कोरोना काल में
इतिहास रच रही हैं, तो वहीं शहरों और गांव में नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है। कई जगह तो लॉकडाउन भी लगा दिया गया। इसी क्रम में जनपद गाजीपुर में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया। रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक सब कुछ बंद रहेगा। और वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने तो ये भी कहा है कि हर रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन होगा। देखिए, इस समय कोविड-19 के तहत नोवेल कोरोना वायरस का संक्रमण बड़ी तेजी से बढ़ रहा है पूरे जनपद में, और हमने टेस्टिंग की संख्या बढ़वाई है पूरे जनपद में। हम अपने लक्ष्य से ज़्यादा टेस्टिंग पर डे करा रहे हैं और लोगों को सचेत भी कर रहे हैं कि लोग इस महामारी से बचने का प्रयास करें, मास्क लगाएं और भीड़ में न जाएं, और लगातार साबुन से या सैनिटाइजर से अपना हाथ संक्रमित करते रहें। लेकिन देखा जा रहा है कि लोग इसका पालन पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं, और चूंकि पर डे पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है, 100 से अधिक केसेस हमारे जनपद में आ रहे हैं। कल भी पॉजिटिव केसेस की संख्या 258 थी जनपद गाजीपुर में। इसी को देखते हुए चेन को नियंत्रित करने के लिए और संक्रमण की संख्या घटाने के लिए हमने नाइट कर्फ्यू आज से इम्पोज किया है पूरे जनपद में। रात्रि 9 बजे से सुबह 6 बजे तक ये लागू रहेगा, और इस दौरान मेडिकल सर्विसेज को छोड़कर सारी एक्टिविटीज को हमने प्रतिबंधित किया हुआ है। तो इसके अलावा और क्या पाबंदियां रही, क्योंकि लगन का भी त्योहार आने वाला, सब कुछ आने वाला, तो उसको नवरात्र भी चल रहा है। देखिए, आदेश में बड़ा स्पष्ट किया गया है कि इस दौरान यानी सुबह 6 बजे के बाद और रात्रि 9 बजे के पहले एक्टिविटीज सामान्य चलती रहेंगी, लेकिन कोई भी कार्यक्रम जिसमें शादी ब्याह भी शामिल है, अगर ओपन एरिया है तो 100 से अधिक लोग नहीं रहेंगे, और अगर कोई बंद एरिया है, हॉल जैसा है, तो उसमें 50 से अधिक लोग नहीं रहेंगे। और जब नाइट कर्फ्यू का समय होता है रात्रि 9 बजे के पश्चात, तो उस दौरान कोई भी मूवमेंट नहीं होगा सड़कों पर। जो जहां है वहीं अपना स्थिर हो जाए, और जब नाइट कर्फ्यू का समय समाप्त होता है तो उसके पश्चात वो मूवमेंट करें। शर्म, ये सब तो आपने सुना होगा, नहीं सुना तो ऐसे नज़ारे देख के आप ये महसूस कर सकते हैं कि उन लोगों को क्या शर्म आती है जो ये तमाशा देख रहे हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो चुनाव की रैलियों का आयोजन कर रहे हैं, जिनको चुनाव के आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ मौत का तांडव है और वहाँ सत्ता पाने की इच्छा। अब फर्क इतना है कि कौन क्या चाहता है। आप यदि मेरी बातों से सहमत ना हो तो आप मुझे गालियां दे सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स है, खूब गालियां दीजिए, लेकिन इतना ध्यान रखिए, ऐसे गालियां देने वालों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो लोग आम जनमानस के लिए संवेदनशील नहीं हो सकते, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और हम उन्हें देशभक्त तो बिल्कुल नहीं मानते। नमस्कार, आप देखते रहिए एबीटी न्यूज़। कैमरामैन सऊद अंसारी के साथ मैं हूं अभिनंदन।